राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रानी पद्मिनी की कहानी का आज मैं तीसरा और अंतिम भाग लेकर आई हूँ। इससे पहले की कहानी जानने के लिए आपको रानी पद्मिनी की कहानी का भाग 1 और भाग 2 में जाना होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। रानी पद्मिनी को पाने की चाह लेकर राजकुमार वजीर के लड़के के साथ सारी परेशानियों का सामना करते हुए सागर के किनारे पहुंच गया। वहां पर अपने दोस्त वजीर के लड़के को छोड़कर पानी पर चलते हुए वो सिंगल द्वीप पहुंच गया और बाबा उसके सामने आकर उसको दोनों डिबिया के बारे में समझाकर चले गए। अब आगे राजकुमार को क्या करना है इसके बारे में वो सोचने लगे। सोचते सोचते उन्होंने काला बाल और सफेद बाल निकाला। पहले उन्होंने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। उसने राक्षसों को आदेश दिया कि पहरे के सारे राक्षसों को खत्म कर दो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सारे राक्षस धराशायी हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। उसके पश्चात राजकुमार ने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनके आने पर उसने कहा, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज खड़ा हो गया। उसमें हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण भी थे। आभूषण एक से बढ़कर एक थे। हीरा, पन्ना, माणिक जैसे कुबेर महाराज का पूरा खजाना उस जहाज में आ गया था। यह सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभित हो रहे थे कि ऐसा एकदम अचानक कैसे हो गया, लेकिन उनके सामने सौदागर मौजूद था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। अब यह खबर उड़ते उड़ते राजमहल में भी पहुंची तो सुनकर रानी पद्मिनी का मन मचल उठा। उसने कहा, उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ। तुरंत पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यही चाहता था। वह पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा। पद्मिनी एक सजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार जैसे ही कक्ष में पहुंचा तो देखता ही रह गया। फिर उसने उसका अभिवादन किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वह आसन पर बैठ गया तो पद्मिनी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं स्वर्ण भूमि से आया हूँ। इस पर पद्मिनी कहती है, वहां क्या करते थे? राजकुमार कहता है, जी मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, यहाँ कैसे आए हो? राजकुमार बोला, सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की पारखी और प्रेमी हो। पद्मिनी ने कहा, तो तुम कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार ने कहा, जी हाँ। पद्मिनी बोली, कहाँ हैं? राजकुमार ने सहज भाव से कहा, समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है। पद्मिनी ने मुस्कुरा के कहा, तो क्या तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? राजकुमार ने कहा, अवश्य, मैं तो आया ही यहाँ इसलिए हूँ। पद्मिनी बोलती है, ठीक है, अब तुम जाओ, कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ कुछ बढ़िया आभूषण ले आना। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा तो ले ली, लेकिन उसके रूप से इतना मोहित हो गया कि अपनी सुध बुध खो बैठा। वह मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहा था। पद्मिनी के मुंह पास में फंसा राजकुमार जब अपने जहाज पर आया तो पद्मिनी उसकी आंखों में घूम रही थी। भूख, प्यास, नींद सब उड़ गई थी। तभी देखता क्या है कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं और उसकी ओर देख रहे हैं। और बाबा बोले, क्या तुम अपने उद्देश्य को भूल गए हो? ऐसी जगह देरी करना अच्छा नहीं होता। कौन जाने क्या मुसीबत सर पर आ जाए। यह चेतावनी देकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार सिर झटक कर उठा। उसने अलमारी खोली और उसमें से आभूषण निकाले। उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर पद्मिनी खींच जाए और उसको गुस्सा आए। आभूषण चुनने के बाद उसने सोने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार को नींद नहीं आई। अगले दिन सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई उसे लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि पद्मिनी उसे भूल गई है। शाम को जब वह निराश हो गया तो तभी उसने देखा
कि सामने से दूत सरपट दौड़ा चला आ रहा है और उसे तत्काल रवाना होने को कहा है। वह तो सवेरे से ही तैयार बैठा था। राजकुमार दूत के साथ चल दिया। जब वह महल में पहुंचा, पद्मनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वह दूसरे कक्ष में थी। उसमें चारों ओर शीशे लगे थे। पिछले दिन की तरह पद्मनी ने और राजकुमार ने एक दूसरे को अभिवंदन किया। फिर राजकुमार ने आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। पद्मनी एक एक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसा लगता है और जो उसे पसंद आता उसे एक तरफ रख देती और कभी कभी राजकुमार की भी सलाह ले लेती। आभूषण देखते देखते काफी देर हो गई तो पद्मनी ने कहा, अब हम कल देखेंगे। बड़े अनमने भाव से राजकुमार ने कहा, आपकी जैसी मर्जी। राजकुमार वहां से अपने जहाज में लौट आया और अगले दिन की तैयारी करने लगा। कल की अपेक्षा और भी बढ़िया चीजें निकाली। उसे भरोसा था पद्मनी उन्हें अवश्य पसंद करेगी। अगले दिन उसे अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही पद्मनी का दूत आ गया और दोपहर होने से पहले वह महल पहुंच गया। पद्मनी इन आभूषणों को देखकर चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने ढेरों आभूषण पसंद किए और जब वो उन आभूषणों को लेने लगी तो उसने देखा कि ज्यादातर आभूषण आधे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में से अधिकांश एक एक थे। पद्मनी ने कहा, यह क्या है? राजकुमार बोला, अभी तो जहाज पर आभूषणों का अंबार पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मनी ने खींच कर कहा, यह तुमने क्यों सोचा? राजकुमार बोला, इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ी। अंत में उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने के लिए राजी हो गई। पद्मनी से इजाजत लेकर राजकुमार जहाज पर वापिस आ गया। निश्चित समय पर पद्मनी जहाज पर आई। वहां आभूषणों का भंडार था। उन्हें देखने में वो इतनी लीन हो गई कि वो समय को ही क्या अपने आप को भी भूल गई। काम निपटाकर जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप जाओगी कहाँ और कैसे जाओगी? पद्मनी चकित होकर बोली, क्यों? राजकुमार बोला, क्यों क्या? देखती नहीं हो क्या जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मनी पहले तो मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है। मारे गुस्से के उसका चेहरा तमतमा उठा और बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, पद्मनी जी, हम सिंगल द्वीप की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। पद्मनी को लेकर जहाज चल पड़ा। पद्मनी मछली की तरह तड़पने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। इसके बाद उसने पद्मनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उस कहानी को सुनकर पद्मनी अब राहत महसूस कर रही थी और फिर बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी? राजकुमार बोला, अगर कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी होकर आती? पद्मनी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, पर जो होना था वह तो हो चुका था। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक जहाज बड़े जोर जोर से इधर उधर होने लगा। पद्मनी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता जा रहा था। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगी। जहाज डगमगाने लगा। किसी अनाशाय खतरे की आशंका से वे राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर हंसकर राजकुमार बोला, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। राजकुमार उसे दुलारता रहा। तूफान का वेग धीरे धीरे शांत होता गया। पद्मनी तन मन से बेहद थक गई थी। सो गई, पर राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखा, पर जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था?
पता चला कि एक तोता और मैना आपस में बात कर रहे हैं। ये वही तोता मैना थे जो उस दिन पेड़ पर बैठकर बात कर रहे थे। अपनी आदत अनुसार तोते ने कहा, मैना कुछ कहो। मैना ने बात दोहराई कि आप बीती कहें या पर बीती कहें। तोता बोला, पर बीती कहो। मैना बोली, क्या कहूँ, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय दैया। मैना एकदम चुप हो गई। फिर उसने कहा, इनकी सांसें गिनी चुनी हैं बेचारे, जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। तोता बोला, रुक रुक कर क्यों बोलती हो, साफ साफ कहो इन्हें क्या होने वाला है। मैना बोली, सवेरे यह जहाज किनारे लग जाएगा, वहां वजीर का लड़का इनको मिल जाएगा। वजीर के लड़के ने इनके ठहरने की व्यवस्था एक घर में कर रखी है। जब ये उस घर में ठहरेंगे, थोड़ी देर बाद ही वह घर ढह जाएगा और दोनों उसमें दब जाएंगे। तोता बोला, यह तो बड़ा बुरा होगा मैना। अभी इस बिचारी ने दुनिया में देखा ही क्या है, इनके बचने का क्या कोई उपाय नहीं है। तोते ने पूछा। मैना बोली, है ना, ये वजीर के लड़के की बात ना माने और उस घर में ना ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर ये उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोता बोला, उसके बाद तो खैरियत है ना। मैना ने कहा, कहावत है कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। इनकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं हो जाएंगी। जहां ये ठहरेंगे वहां भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। तोते ने अधीर होकर पूछा, वह क्या। मैना ने कहा, सवेरा होकर राजकुमारी जैसे ही अपनी जूती में पैर डालेगी, उसमें बैठा सांप काट लेगा। तोते के मुंह से निकला, हे भगवान, क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैना बोली, रास्ता सब चीजों का होता है। यदि कोई सुनता हो तो राजकुमारी से पहले उठे और सांप को मार कर निकाल ले। तोते ने पूछा, वहां से बचने के बाद फिर तो कोई बाधा नहीं है ना। मैना ने कहा, एक और बाधा है। वह क्या। तोता बोला, एक और बाधा है। वह क्या है। मैना ने कहा, ये दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। वह उड़न खटोला ऊपर जाकर खराब हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा, उसमें ये दोनों मर जाएंगे। तोते ने कहा, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी से बताओ कि इसकी आफत से कैसे बचा जाए। मैना ने कहा, अगर कोई सुनता हो तो इन्हें उड़न खटोले में ना बैठने दे। इन सब बाधाओं को पार जाने के बाद इनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद होगा। राजकुमार मैना की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सिहर उठा, पर बचने के उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। सवेरा होने में अब देर नहीं थी। दोनों पंछी उड़ गए, किनारा भी अब दूर नहीं था। जब जहाज किनारे लगा तो राजकुमार ने देखा कि वजीर का लड़का वहां उपस्थित है। राजकुमार ने पद्मनी से उसका परिचय कराते हुए कहा, यह मेरा साथी है। सागर की यात्रा करने तक मेरे दुख सुख में इसने बराबर का साथ दिया है। वजीर का लड़का पद्मनी को देखकर गदगद हो गया। उसने उस दिन के ठहरने के लिए एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचकर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा, हम यहाँ नहीं ठहरेंगे, कोई और भवन दिखाओ। वजीर के लड़के ने कहा, आपके जाने से पहले मैं यहाँ के सारे भवन देख चुका हूँ, यह सबसे अच्छा है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। वजीर के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार उसे अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वे दोनों सो गए। आधी रात के बाद जोर की गड़गड़ाहट की आवाज हुई। वजीर का लड़का उठकर बाहर आया तो क्या देखता है, पहले वाला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया। उसने राजकुमार की दूर अंदेशी की मन ही मन प्रशंसा की। पद्मनी तो सो गई, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। भोर होने से पहले देखता क्या है कि एक काला विशेला सांप आया और कुंडली मारकर पद्मनी की जूती में बैठ गया। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा ही कर रहा था। उसने तलवार निकालकर सांप के 2 टुकड़े कर डाले और बाहर फेंककर पद्मनी के उठने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में पद्मनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने भी मुस्कुरा दिया और
उसके मुलायम बालों को सहलाने लगा। पद्मनी मन ही मन विभोर हो रही थी। उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर और पराक्रमी व्यक्ति जो मिला था। वजीर के लड़के ने आगे की यात्रा के लिए उड़न खटोला करने का विचार किया और एक उड़न खटोला भी मंगवा लिया, लेकिन राजकुमार ने उसमें बैठने से साफ इनकार कर दिया। वजीर के लड़के को बड़ा बुरा लगा। तब राजकुमार ने उसे जहाज में तोता मैना द्वारा दी गई सारी जानकारी की बात बताई। तब वजीर का लड़का समझा। फिर राजकुमार ने वजीर के लड़के को रायगढ़ भेज दिया। वे घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उड़न खटोला धड़ाम से नीचे आ गिरा और उसमें बैठे सभी लोगों की जान चली गई। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच थी। राजकुमार ने कहा, पद्मनी, अब हम ऐसे बाबा के आश्रम में चलेंगे जिन बाबा की खड़ाओं को पहनकर मैंने सागर पार किया था, वे उन्हीं ने दी थी। पद्मनी आश्चर्य कर रही थी, आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया, पर अब उसका भेद खुल गया। बाबा का आश्रम कुछ ही दूरी पर था। बाबा कई दिनों से उनकी राह देख रहे थे। बड़े प्यार से कहा, तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, थक गए होगे, कुछ खा पी लो, आराम करो, उसके बाद आगे का सफर तय करना। राजकुमार ने बाबा की बात मान ली और एक दिन उनके आश्रम में मेहमान बनकर रहे। बाबा ने बड़े प्यार से उनका आदर सत्कार किया। अगले दिन राजकुमार और पद्मनी जब चले तो उन्होंने बाबा की खड़ाऊं उन्हें लौटा दी और धन्यवाद देकर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गए। तभी अचानक राजकुमार को उस राजकुमारी का ध्यान आया जिसे उन्होंने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उनसे आग्रह किया था कि वो उनकी पुत्री का वरण करें और आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया। कुछ समय में राजकुमार और पद्मनी उस नगर में पहुंच गए। राजकुमार को देखकर राजा बड़ा आनंदित हुआ। उन्होंने रानी पद्मनी और राजकुमार का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से उसकी पुत्री को अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की, जो कि राजकुमार ने स्वीकार कर ली। आधा राज्य देने की बात की तो राजकुमार ने मना कर दिया। एक दिन वहां रुके और बड़े सम्मान के साथ राजकुमारी और पद्मनी को लेकर वहां से विदा होकर चल पड़े। उनका अगला पड़ाव अब भभूत वाले बाबा के यहाँ था। मेहमानों का काफिला अब उसी ओर बढ़ रहा था। सभी लोग प्रकृति का नजारा देखते हुए जब आश्रम के नजदीक पहुंचे तो बाबा उन्हें दूर से देखकर उनके पास आए और उन्हें आशीर्वाद देकर बड़े प्यार से आश्रम के अंदर ले गए। एक दिन बाबा के पास रुककर आराम करके बाबा को भभूत की डिबिया वापस करके बाबा का आशीर्वाद लिया और तीनों फिर से एक सफर की तरफ चल निकले। वे तीनों आगे बढ़ते गए। काफी चलने पर जब बस्ती की इमारतें दिखाई देने लगी तो राजकुमार ने कहा, यह लो आ गई वह नगरी जहां मैंने एक रात बिताई थी। उसने सारी बात सुना दी। दोनों को सुनकर पद्मनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। यह देखकर राजकुमार ने कहा, पद्मनी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चित रहो। नगरी में घुसकर वे उस जादूगरनी के घर गए। आज उस घर पर बुढ़िया नहीं, युवती मिली। राजकुमार को देखते ही दौड़कर उसके पास आई। उसका चेहरा राजकुमार को देखते ही कमल की तरह खिल गया। उसने राजकुमार से कहा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। फिर उसने पद्मनी को देखकर कहा, वाह, यही है पद्मनी, आओ बहन, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। फिर उस युवती ने उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और फिर सब लोगों ने रात वहीं गुजारी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर युवती ने राजकुमार और पद्मनी को जगाया। वे उठे और तैयार होकर के बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों के साथ हाथ जोड़कर उस घर से अंतिम विदाई ली और राजकुमार और पद्मनी रानी और राजकुमारी के साथ वहां से रवाना हो गई। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ रही थी। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़ा रोक दिया, एक छायादार वृक्ष के नीचे डेरा डाला, भोजन किया, आराम किया और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगे। जंगल पार हुआ, दिन ढलने को था। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन पूरा करना था। वह बाग अधिक दूर नहीं था।
थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बाग का विशाल फाटक दिखाई देने लगा। राजकुमार जैसे ही फाटक के अंदर गया, फाटक बंद हो गया, लेकिन इस बार राजकुमार को छिपना नहीं पड़ा। पिछली बार की तरह परियां आई, राजकुमार से मिली। फिर राजकुमार ने रानी पद्मिनी का सभी से परिचय कराया। यहाँ भी राजकुमार 2 दिन ठहरे और तीसरे दिन परी राजकुमारी को सबकी आज्ञा लेकर साथ में लेकर चल दिए अपने राज्य रायगढ़ की ओर। अब राजकुमार अपने राज्य की सीमा में पहुंच चुके थे। वजीर का लड़का पहले ही पहुंच गया था। उसने राजकुमार के आने से पहले ही उसके स्वागत की जोरदार तैयारी कर रखी थी। राजकुमार जैसे ही अपने महल में पद्मिनी के साथ प्रवेश किया, महल के चारों तरफ बाजे बजने लगे, फूल बरसने लगे, खूब अच्छे से स्वागत किया। राजा आकर राजकुमार को गले लगा लेते हैं और मन ही मन उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। राज दरबार में राजकुमार का तथा राजकुमारियों का स्वागत और महल को देखकर सारी राजकुमारियां खुश हो गई और उन्हें अपने मायके को पीछे छोड़ने का गम नहीं रहा। छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। सबसे मिलकर राजकुमार स्वयं ही छोटी भाभी के कक्ष में चला गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखें बहने लगी। भाभी कुछ कहे उससे पहले ही राजकुमार ने कहा, भाभी मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि तुम मुझे उल्हाना ना देती तो ये हीरे जैसी राजकुमारियां मुझे कैसे मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकला, तुमने पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां की गई। एक एक करके सभी राजकुमारियों के साथ राजकुमार ने विवाह किया और राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां पत्नी के रूप में मिल गई। प्रजा आनंदित हुई और राजा खुश हुआ। इस तरह से सभी का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। सारी रानियों का राजकुमार बड़े अच्छे से ख्याल रखते थे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी अभी आप सबसे लेती हूँ विदा। एक नई कहानी के साथ मैं फिर आप सबके सामने हाजिर होंगी। राधे राधे।